ये वीडियो थोड़ी-सी बड़ी बन सकती है क्योंकि हमारे सक्षम साथी इतना ज़ोर लगा रहे हैं, इतने बड़े-बड़े लेटर लिख रहे हैं, तो क्या हम पढ़ भी नहीं सकते? तो चलिए एक बार उनका फिर से साथ देते हैं। चलो देखते जाइए हमारे सक्षम साथी जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब चाहे वो एक छोटा दल हो, 10, 15 या 20 लोगों का एक दल है, लेकिन जो भी सक्षम योजना में संशोधित होगा, कुछ भी चेंजेज़ होगा, वो हम सब के लिए होगा और सबसे बड़ा श्रेय इन लोगों को ही जाता है क्योंकि मैं तो एक कमरे में बैठ के वीडियो बना देता हूँ, मेरे को कोई श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो जो पात्र हैं ये आदमी, ये जो हर जगह घूम-घूम कर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए भाई साहब वाक़ई में हिम्मत चाहिए और इनको हम दिल से सलाम करते हैं, ठीक है? एक ये ज्ञापन आया है जो 13 मार्च 2020 का है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे पहले तो भाई साहब हमारे सक्षम साथियों ने कोई भी एक मंत्री, कल को कोई बोले कि हमारे पास आते तो हम कुछ कर देते। इन सक्षम साथियों ने कोई भी मंत्री नहीं छोड़ा, कोई भी अधिकारी अफ़सर नहीं छोड़ा। शिकायत का कहीं पे मौका नहीं है। कल को कोई विपक्ष पार्टी बोले कि हमारे पास आते तो हम भी कुछ कर सकते थे। हम भी कोई विधानसभा में या कहीं पे भी मुद्दा उठा सकते थे। तो ये लोग जो विपक्ष पार्टी के पास ही चले गए। बहुत-बहुत बढ़िया काम किया है कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता विपक्ष विधायक दल हरियाणा विधानसभा, विषय है सक्षम युवा स्कीम के बारे में। क्या है कि भाई श्रीमान जी, हम सक्षम युवा यूनियन का राज्य कमेटी प्रतिनिधिमंडल आपसे अपील करता है कि राज्य में फैलाई जा रही बेरोजगारी व सक्षम युवा स्कीम बारे अपने विचार विधानसभा में रखने का कष्ट करें। ये बहुत बड़ी बात बोली भाई साहब। ठीक है, छोटे मोटे ज्ञापन से सक्षम साथियों को पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है। विधानसभा में इसके बारे में चर्चा की जाए तब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या बोला कि विधानसभा बारे में अच्छा कष्ट करें ताकि पढ़े लिखे युवाओं का आर्थिक मानसिक शोषण न हो। हमारी मांगों का संक्षिप्त विवरण ज्ञापन पत्र के बारे में संकलन है। धन्यवाद। अब मैं आप पढ़ सुनाता हूँ क्या क्या है। और ये कुछ हो गया, ठीक है। ये जो साथी हैं, जो इन्होंने भाई साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, विनोद दड़ोली और अनिल कुमार, राजू सैनी, भूपेंद्र सिंह, राज कौशिक, सोनू दुग्गल, गुरप्रीत सिंह, शुभम सिंह, अजय देसवाल, सतीश वर्मा, लक्ष्मण। ठीक है, अब चलते हैं। ये है पहला पेज भाई साहब, थोड़ा नीचे आ जाता है। ये देख लीजिए, 13 तारीख है, 13 मार्च 2022। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, विधायक दल नेता विपक्ष हरियाणा। ठीक है, विषय क्या कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित बेरोजगार व शिक्षित युवाओं के लिए स्कीम सक्षम युवा स्कीम में हो रहे युवाओं के मानसिक व आर्थिक शोषण के बारे में ज्ञापन पत्र है कि महोदय, हम प्रदेश में हरियाणा सक्षम यूनियन के बैनर से लाभबंद होकर पिछले 2 महीने आंदोलन करते हैं। अब तक राज्य के 14 जिलों के उपायुक्त के माध्यम से तथा विभिन्न विधायकों के माध्यम से लगभग 30 ज्ञापन सौंप चुके हैं। बिल्कुल सौंप चुके हैं भाई साहब। मेरे पास छोटा-छोटा ज्ञापन आता है, मैं उसकी भी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी समाधान जो है नहीं किया गया है। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी मांगों को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे। सक्षम युवाओं को सक्षम युवा स्कीम में हुई हो रही परेशानी व मांगे जो है निम्नलिखित हैं। क्या तो हमारी मांगे हैं, क्या हमारी परेशानियां हैं, ये इन्होंने कुछ 4 पहरों में लिख करके दिए हैं। नंबर 1, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित हरियाणा कौशल रोजगार निगम में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के लिए बयान जारी किया था, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पढ़े लिखे युवाओं को निगम में शामिल नहीं किया गया है। सरकार के नियमानुसार किसी भी विभाग में कार्यरत व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता, किसी भी कार्य को मतलब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता भाई। ठीक है, लेकिन सक्षम युवा स्कीम ये बोल रहे हैं कि अगर बाहर कार्य करते हैं तो उसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन सक्षम युवा स्कीम में स्कीम से बाहर हुए युवाओं को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। कोई भी अगर बाहर काम करता है, चाहे वो डीसी हो, कुछ भी मतलब हो, उसको एक लेटर मिल जाता है एक्सपीरियंस का, लेकिन सक्षम युवाओं को नहीं मिलता। वो मिलेगा भी कैसे भाई कि एक डिपार्टमेंट दे देते हैं 3 महीने के लिए। अब 3 महीने का एक्सपीरियंस लेटर कहीं पे भी काम नहीं करता, फिर एक डिपार्टमेंट बदल देते हैं, अब 3 महीने का वो दे दिया। तो कम से कम 6 महीने का काम भी नहीं होता यार, 1 साल का तो दो कम से कम। और डिपार्टमेंट से हम ले नहीं सकते, डिपार्टमेंट मान लो 3 महीने दे देगा। हमें चाहिए
एम्प्लॉयमेंट से एक्सपीरियंस लेटर वो दे, वो डिपार्टमेंट बांटता है हमारा, तो वो खुद दे कि हाँ भाई तूने उस डिपार्टमेंट में इतना कर लिया, उस डिपार्टमेंट में इतना कर लिया, तेरा सारा मर्ज करके तेरा 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर दे दिया, ये पकड़, ऐसा करो ना। ठीक है, बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। तथा न ही वर्तमान में कार्यरत सक्षम युवाओं को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अतः हमारी मांग है कि सभी सक्षम युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बिना शर्त निगम में शामिल किया जाए। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट आती है नंबर 2। भाई साहब थोड़ी वीडियो बड़ी बन सकती है, क्योंकि यार इतना बड़ा पैरा लिखने में भी इन्होंने कई बार सोचा है, तो क्या हम पढ़ भी नहीं सकते। पिछले दिनों में हरियाणा सरकार द्वारा रखे जा रहे बेरोजगार युवाओं के आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। भाई साहब अखबार में तो आप लोग देखते ही हो कितनी महंगाई बोल रहा हूँ, कितनी बेरोजगारी ऊपर उठती आ रही है, समझ रहे हो ना आपको। प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के आंकड़ों के साथ खेलकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार के विभाग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या 8,84,592 है। देख ली, 8 लाख, ये हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। इन बेरोजगार युवाओं में से अगर मान लो वैकेंसी निकाल दी, 5,000 निकाल दी, 1 लाख भी निकाल दी, तो भी तो 7 लाख बेरोजगार ही हैं। ये नहीं समझते। वैकेंसी मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं? मैक्सिमम पिछली बार आई थी 18,218 ग्रुप डी की, अब की बार 4-5 हज़ार आ जाएंगी, 10 हज़ार आ जाएंगी। इतनी तो आने से रही, 7-7 लाख वैकेंसी तो आने से रही। तो कहीं ना कहीं तो इनको शामिल किया जाए। कोई कौशल विकास रोजगार हो गया, कोई डीसी रेट हो गया। तो मानता हूँ कि हर आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, लेकिन कोई छोटा मोटा रोजगार देकर किसी किसी को सेटलमेंट तो किया जा सकता है। हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, कोई कदम तो उठाए। जबकि हरियाणा सरकार के विभाग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या इतनी इतनी फलानी फलानी बता दी, 8,84,000। इन बेरोजगार युवाओं में से सक्षम युवा स्कीम में +2 पास 2,43,000 हैं। अच्छा, और ग्रेजुएशन है 1,30,000, और मास्टर डिग्री जिसने करा की, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन का वहाँ पे 67,000। ठीक है, ये कुछ हैं, इन्होंने आंकड़े निकाल लिए हैं। इस स्कीम अनुसार 35 वर्ष की आयु के बाद युवा को बेरोजगार ही माना जाता है। हाँ, इस स्कीम की, क्योंकि 35 साल के बाद ना तो उसको भत्ता दिया जाता, ना उसको वर्क मिल सकता। मतलब निचोड़ यही है बात का कि वो सक्षम स्कीम से बाहर हो जाएगा 35 साल के बाद। इसलिए राज्य में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या से कई गुना बेरोजगार हैं। वो ही सब बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। सक्षम युवा स्कीम में कुल पंजीकृत 4,40,611 युवाओं में से लगभग 60,000 सक्षम सरकार की गलत नीति परिवार पहचान पत्र में खामियां जो कि राज्य सरकार द्वारा ही पैदा की गई हैं के कारण स्कीम से बाहर हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी फैमिली आईडी में ये हो गया और वो हो गया, करेक्शन भी नहीं हो रही। कुछ हैं खामियां, बिल्कुल सही बात लिखी है। ठीक है, आने वाले समय में सरकार द्वारा लगभग 21,22,10,000 15 लाख सक्षम युवाओं को बाहर करने का इरादा है। अतः हमारी आपसे अपील है कि परिवार पहचान पत्र में खामियों के कारण स्कीम से बाहर हुए सक्षम युवाओं को पुनः शामिल किया जाए तथा 0-3 वर्ष, अच्छा ये 3 वर्ष व 35 वर्ष की आयु तक की शर्तों को रद्द किया जाए। क्योंकि 3 साल ही बंदा काम कर सकता है और 35 साल के बाद ना तो भत्ता ले सकता ना काम कर सकता। ये आप अच्छी तरह जानते हैं इसका अर्थ। ठीक है, शर्त को रद्द करके 58 वर्ष तक की आयु तक काम व बेरोजगार भत्ता दिया जाए। ये बात सही है, क्योंकि 58 वर्ष तक भी तो आदमी बेरोजगार ही रहता है एक तरीके से। उसके बाद ये मान लो कि हाँ पेंशन बन जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है, ये मान सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा? 35 साल तो ऐसे तो है नहीं कि भाई 35 साल का हो गया उसका बाल साल को हो गए, और के 35 साल के बाद क्या साल के हो जाएंगे? किसी के 2 साल के, किसी के 5 साल के, किसी के 10 साल के। वो अब कहाँ से रोजगार लेके आएगा? ठीक है, उसको भी अपने बालक पालने हैं। नंबर तीसरा आ गया है भाई, 4 नंबर सारे। ठीक है, नंबर तीसरा है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी 9th अमेंडमेंट के अनुसार सक्षम युवाओं को यात्रा भत्ता संबंधित
विभाग द्वारा देय है, जो कि कार्यालय से कार्यस्थान तक किसी भी उपलब्ध साधन द्वारा सक्षम के लिए पहुंचेगा, उसको विभाग द्वारा देना होगा। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी 1 पैसा भी किसी सक्षम को यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है। अतः यात्रा भत्ता मानदेय भत्ते के साथ प्रति माह की 10 तारीख तक सक्षम युवाओं के खाते में भेजा जाए। सही बात है, बोल तो देते हैं कि टीए देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, लेकिन इक्का दुक्का बच्चे को मिल भी गया होगा, लेकिन वो बच्चा हमारी नज़रों में नहीं है। मानते होगी, ये लीजिए बस, अरे ये अच्छा है, चलो कोई नहीं, इतना बड़ा लिखा तो हम पढ़े भी गए। चौथा है, सरकार द्वारा सक्षम युवा स्कीम में पंजीकृत बेरोजगार युवा के लिए कार्य व आयु की सक्षम समय सीमा शर्त लगा रखी है, जो कि प्रयोग करो व फेंक दो की नीति बनती है। बिल्कुल है भाई, क्योंकि नए नए बच्चे चाहिए ना को एकदम बिल्कुल करीम कि भाई 3 साल इसने काम कर लिया, अभी इसके बारे में इसको ज्ञान हो गया, अब इसको फेंको, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल सही बात बोली, ये क्या लाइन बोल ली है लड़कों ने यार, कमाल कर दिया, दिल जीत लिया। यूज एंड थ्रो वाली स्कीम है पूरी, क्योंकि 35 साल तक उसका जो भी ये मान लो जवानी का जोश है वो भागा भागा काम करेगा। 35 साल के बाद जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, नए बच्चों को ले लेंगे, पुराने बच्चों को निकाल देंगे। यूज एंड थ्रो की नीति बहुत बड़ी लाइन लिखी है। अच्छा, शर्तानुसार 3 वर्ष काम दिया जाता है, 35 वर्ष की आयु तक ही स्कीम में रहेगा। अतः हमारी मांग है कि 3 वर्ष व 35 वर्ष आयु की शर्त को रद्द करके बेरोजगारी भत्ता 58 साल तक की आयु तक दिया जाए तथा काम एक ही विभाग में स्थायी दिया जाए। सही बात है यार, एक विभाग में काम देने के बाद ना वो भी रम जाता है, उसको पता हो जाता है कि हर एक चीज़ आज इसमें भेज दिया, कल उसमें भेज दिया, ये हम पता नहीं, वो 2-4 दिन सीखता रहेगा, वो अफसरों से कुछ एक जगह जाए तो उसकी यारी दोस्ती हर एक चीज़ मतलब सेटलमेंट हो जाती है। मानते होगे ना, वही चीज़ है यार इसमें भी। स्कीमानुसार 1 माह में 100 घंटे कार्य के बदले सक्षम युवाओं को 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। राज्य भर में एक नया खेल विभाग व सरकार द्वारा किया जा रहा है। विभाग बहुत ही कम संख्या समय के 100 घंटे कार्य अपलोड करते हैं, जिसमें सक्षम युवा कार्य करने के पश्चात भी मानसिक उत्पीड़न का शिकार होता है। कई बार 100 घंटे काम करने के बाद लगाते भी नहीं, कोई 70 लगा देता है, कोई 80 कोई 90 भी लगा देता है। किसी के यार 2 घंटे कट गए ना उसके मन में ये होता है यार मेरे 2 घंटे क्यों काट लिए यार। सोच के देखो यार, वही बात है, चाहे अपनी जेब से मेहनत की कमाई का चाहे 2 रुपये आपके जेब से कहीं छूट के पड़ जाए, उसका भी धोखा लगता है, 2 रुपये का भी। हालांकि 2 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन धोखा तो धोखा होता है यार, कुछ ही मानो, ठीक है, मेहनत की कमाई तो यार कोई चोरी थोड़ी है। सरकार द्वारा भी सक्षम पर बजट जारी न करने के कारण सक्षम को भत्ता व मानदेय 6 महीने तक भी नहीं दिया जाता। सही बात है, ये कई बार बोल देते हैं कि बजट नहीं आया है, 6-6 महीने लटकते रहते हैं। अरे बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए, एक सहायता लेने के लिए तो टाइम पे दे दो, सहायता तो है एक ये। कई बार मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं कि एक सहायता है, सहायता है, तो सहायता तो टाइम पे ही मिलनी चाहिए। अगर कोई मरीज है, वो मर रहा है, वो मर गया, डॉक्टर आ गया बाद में बोल रहे अब सहायता करेंगे, अब पुनः सहायता करोगे, बाद मर गया, तो सहायता तो टाइम पे ही मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी प्रकार का एग्जाम्पल ले लो, सहायता तो टाइम पे ही मिलनी चाहिए। अब 900 रुपये के लिए 500 रुपये के बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, कोई बड़ी राशि तो है नहीं। हालांकि सभी के मिलकर तो बड़ी होएगी, वो तो सभी कर्मचारियों की जो तनख्वाह आती है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके मुकाबले तो कम है। तो एक 900 रुपये जो 15 रुपये आदमी लेना चाहता है वो तो टाइम पे दो। अगर वो भी आप 7-7 महीने तक दोगे, फिर सहायता कैसी हुई, फिर वो क्या सोचेंगे? कोई बच्चा कोचिंग लेने की सोच रहा होगा, कोई बच्चा कुछ करने की सोच रहा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि मासिक मानदेय कम से कम 18,000 हो, बेरोजगारी भत्ता मास्टर डिग्री को 9,000, ग्रेजुएट को 6,000, +2 को 4,000 मासिक भत्ता दिया जाए। कुछ तो बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है यार, महंगाई बढ़ रही है, टीए सब कुछ बढ़ रहे हैं, पीएफ पे ब्याज कम कर दिया, तो हर एक चीज़ देखते हुए तो सक्षम का भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। प्राइवेट या डिस्टेंस द्वारा पढ़ाई पूरी कर चुके शिक्षित युवाओं को सरकार सक्षम युवा स्कीम का पात्र नहीं मानती तथा बेरोजगार भी नहीं मानती। अतः हमारी मांग है कि सभी युवाओं को स्कीम में शामिल किया जाए। नंबर 6 पॉइंट है, इस स्कीम 60% लड़की व महिला पंजीकृत हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामने आया है कि बदतमीजी व मारपीट समाज के कुछ तत्वों द्वारा की जा रही है। ये तत्व सही बोला इन्होंने, ठीक है।
क्योंकि यार ऐसा ऐसा मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई कई बार कुछ लड़कियों की, तो मैंने जो रिकॉर्ड की थी उन्होंने, मैंने वो एज इट इज़ यूट्यूब पे भी डाली हैं। लेकिन क्या करें यार, यार इनके जो माँ बेटी छेड़ते हैं, इनके घर में कोई माँ बेटी नहीं है, ये भी तो किसी के बेटे होंगे, ये भी तो किसी के कमाल हस्बैंड होंगे, ये भी तो किसी के भाई होंगे, जो छेड़ते हैं। कमाल की बात है यार, शर्म आनी चाहिए। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार सुरक्षा का प्रबंध नहीं है और न ही विभिन्न विभागों द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसके कारण महिलाओं, लास्ट पे, जब महिलाओं के साथ बदसलूकी बढ़ रही है, घर से कार्यस्थल तक पहुंच, कार्यस्थल कार्य करने जाने तक दुर्घटना भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का बीमा सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा विभाग द्वारा नहीं दी जाती। कार्यालयों में रजिस्टर में किसी भी प्रकार की आज स्थायी रूप से नहीं लगाई जाती है। अतः हमारी मांग है कि उपरोक्त लिखित तथ्यों के आधार पर सुरक्षा को जिम्मा, पहचान पत्र, स्थायी हाजिरी रजिस्टर तथा बीमा लागू किया जाए। महोदय, हमारा आपसे पुनः आग्रह है कि इन सभी मांगों व समस्याओं को एक देश के भविष्य की पीड़ा समझते हुए विधानसभा में उठाया जाए। धन्यवाद। कुछ मारे हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर मेरे कुछ कम ही समझ में आते हैं। सोनू कुमार, राज सिंह, अनिल कुमार, लक्ष्मण, भूपेंद्र सिंह, कौन समझ में आया? ये भी कौन समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये था हमारे सक्षम युवाओं का एक मांग पत्र, जो कि विपक्षी दल को लिख कर के सेंड किया है। अब आप लोग इसे आगे फैलाओ या न फैलाओ, ये आप लोगों की मर्जी है। कोई भी सक्षम कदम उठाता है तो सभी सक्षम के लिए, तो पूरी एक सक्षम कौम के लिए बनता है वो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि वो पीछे रह जाएगा। कोई भी संशोधन होगा तो वो जो घर बैठा है मेरे जैसा, उसके लिए भी होगा, और जो बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो उनके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।